प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला सेनेट चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सैदाल खान नासिर साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है और गिलानी साहब का पहले ही तकरीबन तय था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये आईनी ओहदा एक अंडरस्टैंडिंग के तहत मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हुई है उसके तहत ये मिला है। और जो नौ मुंतखब सेनेट चेयरमैन हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की और जो बात की उसके बाद, और एक तो उन्होंने डायलॉग का कहा और कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा मफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है और कहा कि उनका जो मकसद है या उनका जो आगे जो उनका तरीक़ेकार होगा काम करने का कि वो पुल बनाएंगे और डायलॉग को फ़रोग़ देंगे या डायलॉग कराने की कोशिश करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा दरिया है कि जिसके ऊपर पुल बनाना चाहते हैं और किन पार्टीज़ के दरमियान जो है वो डायलॉग की इस वक्त वो बात कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और पाकिस्तान की मईशत। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में एहसान खोकर साहब, सीनियर कानूनदान है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रफ़ीक राजवाना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, साबिक़ गवर्नर पंजाब, सर आपका भी शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ क्योंकि आज पीपल्स पार्टी का दिन है, आपके चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। जब ये बात करते हैं जी पुल बनाएंगे और डायलॉग करेंगे, तो वो कहाँ पुल बनाएंगे और डायलॉग किसके दरमियान करेंगे, जरा वाज़ेह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा से अपना जो विंडो ऑफ डायलॉग है, गुफ्तगू का दरवाज़ा खुला रखती है और ये चेयरमैन सेनेट जो आज यूसुफ रजा गिलानी साहब मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला, एक तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ बिला मुकाबला मुंतखब होने की, और ये तमाम जमहूरी कुव्वतों की जीत है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब आपको पता है एक हम्बल पोलाइट आदमी है और वो उनका जो आज का ये बयान था कि उन्होंने कहा कि हम एक पुल का किरदार अदा करेंगे और गुफ्तगू डायलॉग के जरिए बातचीत करेंगे, मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब ही बात की है उन्होंने और पार्टी लाइंस के ऊपर बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड और तमाम फैसला करने वाले जो भी इदारे या कुव्वतें यहाँ पे मौजूद हैं, वो पार्लियामेंट है, चाहे अदलिया है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है या जो भी है, उन तमाम को के जो है स्टेक होल्डर्स जो है उन सबको ऑन बोर्ड लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके हेड को भी बातचीत के जरिए मामला को हल करेंगे जो इस मुल्क में एक केओस, एक अनसर्टेनिटी। ये बड़ी ये जो गुफ्तगू होती है बड़ी एक जनरलाइज सी बात होती है जी। बहुत अच्छी बात है सियासी जमातों के माबैन डायलॉग, पार्लियामान का एक फोरम मौजूद है कि जहाँ पे हर वक्त जो है वो डायलॉग की, डिबेट की गुंजाइश मौजूद रहती है। स्टैब्लिशमेंट की आपने बात की, अब एक जब SIFC बनी है उसमें यकीनन हमारे जो इदारे हैं उनकी भी एक आवाज़ है, उनकी भी एक सोच है ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट ना रहे। क्वेश्चन इस के जब आप कहते हैं स्पेसिफिकली कि जो पुल बनाएंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस मौजूद है और उसकी वजह से ये चेयरमैन सेनेट साहब को बयान देना पड़ा, ये बात कहनी पड़ी। वो डिफरेंस क्या है? बिल्कुल देखिए डिफरेंस तो है ना, एक पॉलिटिकल पूरी पार्टी किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठ के नहीं करना चाहती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी किसी सूबे की है या उनकी पार्लियामेंट में थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन है, चाहे मिनॉरिटी क्यों ना हो, तो उनके भी तहफ्फुज़ात हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद जो है उनके अपने तहफ्फुज़ात हैं और वो भी कोई जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर मामलात को चलाना नहीं चाह रहे और रुकावटों पे रुकावटें खड़ी करना चाह रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को उनके साथ बैठ के, उनको बुला के, उनको समझा के, मामलात करके ये चलें ये उसी सूरत में मुमकिन के साथ डायलॉग किया जाए और डायलॉग करने के बाद फिर जो है उनके साथ मामलात खत्म किए जाए और उनके जो भी तहफुजात है उसको मिनिमाइज किया जाए। ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब वो टेबल पे बैठेंगे और उनको कोई ना कोई रिलीफ और कोई ना कोई। चलें, ठीक हो गया, मैं वापस आता हूँ। रफीक राजवाना साहब, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये ऑप्टिमिज्म शेयर करेंगे? इसमें आजकल जो हालात चल रहे हैं या अदरवाइज भी जो सीनियर मजे हुए पॉलिटिशियन हैं उनका यही रोल होता है। डिफरेंसेस हैं, इसमें तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता और पुल की जरूरत है। अब बात यह है कि लोग बुनियादें पुल की हिला दें या पुल ही ना बनने दें तो फिर उनके लिए कुछ काम तो करना पड़ता है। ऐसे
दूरंदेश लोग जो हैं या ठंडे मिजाज के लोग जो हैं उनकी हमारे मुल्क में जरूरत है ताकि ये मामलात को सुलझा सके। बड़ी जरूरत है डायलॉग की, मफाहमत की। जिस तरह का हिजान पैदा किया हुआ है कुछ सियासी जमात ने और बाकी लोगों ने, उस पर कोई ना कोई गुफ्तगू लाजमी है, अदरवाइज तो फिर आग को आग से तो नहीं बुझाया जा सकता कभी भी। जी, लेकिन इससे पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी आप लोग डायलॉग की बात कर रहे थे, तो मतलब इसका कि तकरीबन 5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इन डिफरेंसेस को खत्म किया जाए बुनियादी जो हैं और डायलॉग के जरिए, लेकिन 5 साल में आपको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो अब वो क्या देखे ना, बात ये आपका और मेरा डायलॉग होना है, आप और मेरा को डिफरेंस है। अगर आप मुझे कहें कि चोर है नहीं छोड़ूंगा और मुंह पे हाथ फेरे जैसे बच्चे फेरते हैं कि नहीं छोड़ूंगा, तो फिर अगर आप एक एडमेंट रहे कि मैंने तो बात ही नहीं करनी है, तो मेरे और आपके डायलॉग क्या होंगे, मेरी और आपकी मुफाहमत क्या होगी? वो तो बंदे को लचक दिखानी पड़ती है, चाहे आपके जाती मामलात हो, खानदानी मामलात हो, जायदाद के तनाजे हो, कारोबार के तनाजे हो। ये तो मुल्क का है। मुल्क का तनाजा क्या है? तनाजे जाती बनाने, मुल्क का तो कोई तनाजा नहीं। मुल्क तो तनाजात का शिकार होकर आज इस मैच पे पहुंचा हुआ है। आफ्टर ऑल बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, मस्ट प्रिवेल। हमने तो मियां शहबाज शरीफ ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट में कहा था आइए मिशा के जमहूरियत करते हैं, आइए मिलके बैठते हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर अपने हाथ साफ करके छटक फूक के अब जेल में तशरीफ फरमाए मौसूफ। लेकिन राजमाना साहब एक सवाल और फिर आगे बढ़ता हूं कि आपकी बात ठीक है कि यहां तक भी आप लोग शायद बर्दाश्त कर लें कि अगर आपको वो मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं या आप लोगों पे इल्जामात लगाते हैं, ये भी शायद आपको जर्फ है। जी सर, ये बात भी शायद आपको काबिले बर्दाश्त हो, लेकिन आप ऐसी सोच के साथ डायलॉग कैसे कर सकते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि जो 9 मई में मुलव्विस हों, जो IMF प्रोग्राम सबोताश करने की बात करते हों, जो साइफर या दो मुल्कों के ताल्लुकात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हों, फिर भी अगर आप कहेंगे डायलॉग करना है तो फिर उस सोच को क्या समझा जाए? नहीं, उसका देखिए बात यह है कि लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। उन्होंने एक काम किया, उसमें सारों ने नहीं किया, कुछ उसमें जो है ना वो ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, मॉब का एक हिस्सा हो गए। तो जिन्होंने को कानून की खिलाफ वर्जी की है उनको कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाए। तो बाकी बात यह है कि मुल्क तो चलाना ही है, 9 मई पे रोक तो नहीं देना मुल्क को ना। नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि जी हमें तो हिदायत अडयाला जेल से ही मिल रही हैं, वही सारे मामला चला रहे हैं, वही सारे फैसले कर रहे हैं, फिर उस सोच को कैसे तब्दील करेंगे? अडयाला जेल में जो हिदायत मिल रही है अगर उससे नेगेटिविटी बढ़ रही है तो जब बाहर आ गए तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए फिर उसका मुकाबला करना चाहिए और मुल्क को हकायक के मुताबिक चलाना चाहिए। राइट, हमारे साथ ही रहिए। हाफिज साहब, अब ये चेयरमैन सेनेट साहब ने आज बयान दिया, बड़ा खुशाइन बयान है। आपके ख्याल में वो ज़ाहिर है एक संजीदा शख्सियत हैं, एक उन पे ट्रस्ट भी करते हैं सियासतदान, वो कामयाब हो जाएंगे उस काम में जो बाकी नहीं हो पाए कि डायलॉग और पुल और शहजाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इस एक तो ये है कि आज जो सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का हुआ है या डिप्टी चेयरमैन का हुआ है, एक स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है वो पाकिस्तान की लीगल मुकम्मल हुई है आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। आपके मुल्क के अंदर नेशनल असम्बली भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर्स भी आ गए, प्रोविंशियल असम्बलीज भी आ गई, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी आ गए, सेनेट के इलेक्शंस भी हो गए, सेनेट का चेयरमैन भी आ गए। अब रियलिस्टिकली अब इस चीज़ को डिस्कस करें और आगे लेके चलें। रियलिस्टिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2002 से लेके 2023 तक जो था, इसके अंदर ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट जो टेन्योर था वो मुकम्मल हुआ। 2002 से 2008 के अंदर भी गया, और अनसर्टेनिटी थी लेकिन टेन्योर मुकम्मल हुआ। गवर्नमेंट से मुराद आपका कि असेंबली का? 2008 से आगे आप जाएं तो डेली हम सुनते थे कि जरदारी साहब जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी जा रही है, लेकिन उन्होंने भी अपना टेन्योर पूरा किया। जब 13 के अंदर आए तो फिर ये एक शुरू हो गया सिलसिला कि आज मियाँ साहब जा रहे हैं लेकिन जल से धरने ये वो, लेकिन हुआ ये कि मियाँ साहब तो गए लेकिन उनकी पार्टी जो है उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए। 18 के अंदर जो था फिर ये एक प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ना अपोजिशन जो है जिस तरह उसे रिस्पांस मिलना चाहिए था ना उसे मिला, ना ट्रेजरी जो थी वो रिस्पांस कर रही थी, और आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर एक हिजान था, ये असम्बलीज़ की क्या पोजीशन थी।
लेकिन उसके अंदर फिर ये हुआ कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था उससे गवर्नमेंट गई और नई गवर्नमेंट आ गई और उसने प्रोसेस को मुकम्मल किया। अब ये है कि ये पॉलिटिकल डायलॉग का कहना, ये बिल्कुल एक ख़ास हद तक तो इसका कहना चाहिए, नैरेटिव करना चाहिए, लेकिन ये जो नैरेटिव है हमारी उस गवर्नेंस को अब डोमिनेट नहीं करना चाहिए, चूंकि अब आवाम की बस हो गई इस मामले के अंदर। हर वक्त हम टॉक शोज़ के अंदर या बिस्मिल्लाह इस काम से करें कि जी आए डायलॉग करें, आए मिसाके मईशत करें। ओ भाई, गवर्नमेंट का काम है, आप आ गए हैं, आपका काम ये है कि इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करना, आम आदमी के मसाइल को बेहतर करना, आम आदमी के जो जेन्युइन इश्यूज हैं जिसके अंदर उसकी सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ है, करप्शन है, उसको रोजगार का मिलना है। जी जी, सही कहा। और उसके बाद जो है कि जो आपका टैक्स बेस है उसको बढ़ाएं। ये सारी चीजें एक चीज और क्लियर कर दें, एक चीज और क्लियर कर दें, माजी में कि अपोजिशन और हुकूमत के माबैन बड़ी सख्त सियासी मुखासमत और लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन उसने कभी भी गवर्नेंस को डिस्टर्ब नहीं किया। हमने देखा गवर्नेंस उस वक्त डिस्टर्ब हुई कि जब इदारों या एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत का प्रॉब्लम हुआ या टकराव शुरू हुआ। वो तो अब हमें नजर नहीं आता कि क्योंकि एक सफ़े की जो बात हो रही है, यकीनन हमें वो एक सफ़े पे नजर आते हैं, मशावरत के साथ चीज़ें चल रही हैं, हाई पावर्ड काउंसिल बना दी गई है, SIFC। तो अगर अब अपोजिशन के साथ डायलॉग करके उन्हें ऑन बोर्ड लेने की क्या जरूरत है? उनका तो काम है कि अपोजिशन नहीं, देखिए, एक जब आप किसी भी मुल्क के एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर होते हैं तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो एक लीनियंट दिखाएं कि आए बैठे बात करें, लेकिन इस पे वक्त नहीं जाया करना चाहिए और वो जो असल जेन्युइन इश्यूज हैं उनसे नहीं हटना चाहिए। किस चीज पे बात करें ये बताएं। देखें अब जो चीजें वो आपसे बात करना चाहते हैं आप वो बात करते नहीं है। मतलब वो बात करना चाहते हैं, फर्ज किया, वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में हमारा मैंडेट चुराया गया है। अब ये है कि उस मैंडेट चुराने का इन पॉलिटिकल पार्टीज ने तो फैसला नहीं न करना। अगर आपको किसी जगह प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर चले जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो एक फोरम है, अभी आप देखें कि जो आज चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, जब दो आपके पास फैसले हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, एक उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि जो 25 मेंबर है रिजर्व सीट्स के, आप उनसे स्पीकर ओथ ले। अब इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा। जब इजलास नहीं बुलाया जा रहा तो एक हटधर्मी, और ये हटधर्मी जो है हमारे मुल्क के अंदर पिछले 2 साल से चल रही है। आप हर एक ऐसा प्रोसेस जो इस मुल्क के अंदर होने लगता है उसके अंदर हटधर्मी आती है। कभी प्रेसिडेंट करता है, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर साहब और मोहसिन अजीज साहब सेनेटर दो हैं, उन्होंने जो आज बात की वो यही किया कि जी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं है चेयरमैन सेनेट के लिए, मतलब यानी कि सेनेटर पूरे मुकम्मल नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाए। उनका ये कहना है कि अगर 1-2 दिन डिले हो जाता, वहाँ इलेक्शन हो जाते, सेनेटर मुंतखब हो जाते और फिर इलेक्शन होता तो कोई कबात नहीं। अगर वो असेंबली का इजलास बुला लेता स्पीकर जो है तो बात समझ में आ जाती कि जी कल इजलास हो रहा है, एक दिन आगे कर लेते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन जब आप स्पीकर इजलास भी ना बुलाए, आपको हाई कोर्ट भी कहे, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहे, आपको उससे पहले वार्न भी किया जाए, आप उसके ऊपर एक्शन ही नहीं करें और आप ये कहें कि नहीं जी इस सेनेट के इलेक्शन के अंदर आप ये कहें नहीं जी ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है हाउस। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि सेनेट की जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके ओथ के बाद जो है अगला काम आपका जो है वो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का इलेक्शन है। और आपका जो रूल 9 है 2012 का सेनेट का है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट मीटिंग के अंदर काम ही यही होगा। अब जहां पे हमारी मेलाफाइडी आ जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन आ जाए तो उस आपने देखा नहीं कि जाते दफा प्रेसिडेंट साहब ने इजलास ही नहीं बुलाया और उन्होंने कहा कि जब वो एंड पे स्पीकर गए तो रात को उन्हें ख्याल आया कि यार इज्जत बचानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं इस डिटाई से निकलना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसमें आना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने एजेंडे पे बात करे, अपने रिफॉर्म्स पे बात करे और जो पब्लिक सेटिस्फेक्शन लेवल है वो परफॉर्मेंस से आगे आएगा, वो इन डायलॉग से आम आदमी मुतमईन नहीं। ठीक, जुल्फिकार अली बदर साहब, डायलॉग से आम आदमी मुतमईन नहीं होगा, हाफिज साहब का ये मानना है। क्वेश्चन इज कि इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर देता हूं सवाल को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन उस बात पे कि यानी हमारा मैंडेट चोरी किया वो हम मैंडेट हमें वापस दिलाया जाए और इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो आपके ख्याल में क्या गुफ्तगू बनती है? क्योंकि इसके अलावा तो और बात करने को तैयार नहीं है। फिर क्या करेंगे? फिर एक तरफ आप कहते रहेंगे डायलॉग करना है, डायलॉग करना है, दूसरी तरफ से इनकार होता रहेगा, तो ये तो फिर सिर्फ मीडिया की खबर ही बन सकती है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टार्ट करना तो ये बातें चलती रहेंगी, क्योंकि अगर निगोशिएशन की टेबल पे आके, डायलॉग की टेबल पे आके बातचीत को किसी ठोस पाए पे लेके जाना है, किसी तरफ लगाना है, तो फिर ये इनको अपनी पॉलिटिकल जिद जो है छोड़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बिकॉज अगर 2024 के वो मैंडेट की बात करेंगे तो फिर जो दूसरी साइड पे बैठे हुए लोग वो 2018 के मैंडेट की भी बात होगी, फिर 2013 के भी मैंडेट की बात होगी, फिर 2008, 2002, 97, 93, फिर 1990 तमाम इलेक्शंस की बात होगी।
फिर मामला पीछे को जाएगा। इनको चाहिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी, बड़े दिल का मुजाहरा करें। मैंडेट जो इनका है इसके अंदर इनको रिलीफ मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल दे डोंट कम ऑन द टेबल ऑफ डायलॉग, ये आके बातचीत नहीं करेंगे तो इनको कहीं से कोई चीज देखिए, हासिल नहीं अभी होगी। तक तो मुजाहरा हमें नजर नहीं आता। उसकी हालिया मिसाल जो भी हाफिज साहब ने भी कहा कि असेंबली, केपी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया ताकि वहाँ पे सेनेट का इलेक्शन, सेनेटर मुंतखब हो जाते और उनके जो मखसूस नशिस्तें हैं वहाँ पे वो ओत ले लेते, वो नहीं हुआ। तो मुजाहरा तो मतलब अब हालिया मिसालों से नहीं लगता कि वो कर रहे हैं। देखिए, मुजाहरा तो जो करना है उससे पहले इंटेंशन जो है ना वो देखी जाती है। इन लोगों की नीयत पहले दिन से ठीक नहीं है। आप देखें ना कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, एक आईनी और कानूनी तरीकाकार था, तो डिप्टी स्पीकर ने वोट कराने की बजाय तहरीक को ही डिसमिस कर दिया कि जी मैं इसको डिसमिस करता हूं। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि असम्बलियां नहीं टूट सकती, उसने रिक्वेस्ट लिख के भेजी, एडवाइस लिख के भेज दी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट की फिर आगे से हरकत देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, जिसको नॉलेज वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दुरुस्त। बात यह है कि ये सारे जो है आइन शिकन लोग हैं, इनकी सोच यही है, इनका प्रॉब्लम ये है कि हम हुकूमत में होंगे तो सब ठीक है, हम हुकूमत में नहीं होंगे तो कुछ ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम ही यहीं पे आ जाता है। इनको जो चीजें इनको माजी से सीखना चाहिए, अपने हरीफों से सीखना चाहिए, सही। जिन लोगों ने मुश्किलें और लोगों के तजर्बात हैं उनसे सीखना चाहिए। ये एक नई क्लास आ गई है, इमेच्योर क्लास आ गई है पॉलिटिकल एरिना के अंदर, और ये समझते हैं आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करके, अपनी मर्जी करके, जिस तरह आइन की इंटरप्रिटेशन ये चाहेंगे, जिस तरह कानून को ये चलाना चाहेंगे, उस तरह चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अभी ठीक। अदालतें भी बर्दाश्त कर रही हैं, इदारे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। कल को एक टाइम ऐसा आएगा कि अदालतों को भी और इदारों को भी फिर बाय हुक और बाय क्रुक इनको कानून के चलें। कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा, वेरी क्योंकि ये राइट। आइन शिकनी हो गए। फिर आइन शिकनी, आर्टिकल 5 लगेगा, लॉयल्टी टू द स्टेट। हियर यू कांट सी द लॉयल्टी टू द स्टेट, यहाँ पे लॉयल्टी टू द पार्टी एंड पार्टी लीडरशिप है। हमारे बीच में कोई बंदा ऐसी बात नहीं करता। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मारे खा के पॉलिटिकल लीडरशिप में मैच्योर हो गई हुई है। ठीक। अब हमें भी सही। है हर किस्म की पॉलिटिकल जिद को छोड़ के पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ मैं आना। वापस आता हूँ अब रफीक, मैं वापस आता हूँ आपके पास। रफीक राजवाना लेकिन साहब, अब मैच्योरिटी का जी जी जुल्फकार साहब, पॉइंट टेकन। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। रफीक राजवाना साहब, अब लाइन ड्रॉ नहीं कर लेनी चाहिए? हम ये भी कहते रहे कि ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स से भी डायलॉग हो सकते हैं, उनसे भी होने चाहिए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट या नेशन। अब सियासी जमातें या कुछ ऐसे रहनुमा भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हैं कि जिनके साथ आप डायलॉग की बात करते हैं वो तैयार नहीं है, और माजी में जो कंडक्ट है वो आपके सामने है। लाइन ड्रॉ नहीं कर लेनी चाहिए कि इनके साथ डायलॉग करने हैं, किन के साथ नहीं करने, किस एजेंडे पे बात करनी है, ये भी वाजे नहीं होना चाहिए, अगर बजाय इसके कि हम सिर्फ जनरल स्टेटमेंट्स ही देते रहें? ये मुल्क की मफादत है, मुल्क का निजाम चलाना है, पार्लियामेंट चलानी है, तो एजेंडा तो बड़ा वाजे किस्म का है। मुल्क जिस माशी प्रॉब्लम का शिकार है, माशी क्राइसिस का शिकार है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए ना, कुछ तो हमें करना चाहिए इसके लिए। ऐसे तो नहीं है ना। अब लाइन ड्रॉ तो हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली वो समझते हैं हम बड़े पॉपुलर है और सिर्फ पॉपुलैरिटी ही इस मुल्क का हल है, और सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेस पे आप पार्लियामेंट में चलने दे, अदम एतमाद हो जाए तो पार्लियामेंट से छोड़ जाए, इस्तीफे दे दे, असम्बली तोड़ दे, इलेक्शन हो जाए तो फिर मखसूस सीटों पे, नशिस्तों पे आप इलेक्शन न होने दे, इलेक्शन हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि हम सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाते, इजलास भी खुद न बुलाओ, और फिर कहो जी कि सेनेट का इलेक्शन रोक दे क्योंकि हाउस पूरा नहीं है। तो ये आखिर कौल फेल का ये जो तजाद है, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, इसका क्या होगा आखिर, कब होगा इसका? अब बात ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए। मगर बदकिस्मती है, हम भी लोगों से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं इस इशू पे, तो उन्होंने एक माइंड सेट बनाया हुआ है। जो लफ्ज हुकूमत से, जो लफ्ज एंड जो तरीके इंसाफ के दूसरी साइड वाले लोगों से मुंह से निकलता है उसको समझते हैं ये गलत है, जो तरीके इंसाफ वालों के मुंह से निकलता है उसको कहते हैं ये सही है। देखना तो ये चाहिए कि पार्टी अपनी अपनी जगह पे, देखना ये है कि मुल्क के मफाद में क्या है, जमहूरियत के मफाद में क्या है, निज़ाम के मफाद में क्या है, लोगों के मफाद में क्या है। तो अब जाती मफाद को देखते, जाती मफाद में देखे उन्हें वजीर आजम तो
बनाए गए, बन गए, चलो जी सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड थे, वो वक्त उन्होंने जो गुजारना था ऐसा तरीके से वो ही नहीं गुजार सके। उसके बाद तारीफें करते करते बाजवा साहब की थकते नहीं थे, तो कहते थे कि मैंने फाइनेंस बिल पास कराना हो तो उनकी इमदाद लेता हूँ। उसके बाद उनकी बुराई करते करते थकते नहीं थे, चलते चलते वो इतने थके कि अल्टीमेटली बिहाइंड द बार। हमें कोई खुशी नहीं है कि वो जेल में है और वो सजा याफ्ता है, बिल्कुल खुशी नहीं है, मगर बात ये है काम ही ऐसे करो। अल्लाह ने मौका दिया है तो भाई उस आपके पास एक पूंजी है, पॉपुलैरिटी की पूंजी है, आवाम की पूंजी है, उसको तरीके से खर्च करो ना। उसको लल्ले तो लल्ले में उड़ा दोगे तो आखिर मुफलिस ही होगी, सियासी तौर पर अच्छा इसी राजमान तरह जी, की सही कहा मुफलिस ही होगी। आपने। सर एक सवाल है, सवाल ये है कि ठीक है अगर वो कुछ समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी है, वो बहुत पॉपुलर हैं, उनकी सोच अपनी जगह पे है, लेकिन अवाम ने, एक बड़ी तादाद में अवाम ने, एक अक्सरियत ने आपको मुंतखब किया, आप लोगों को मैंडेट दिया और इसी नुक्ते पर मैंडेट दिया है कि मुल्क के जो इस वक्त मसाइल हैं उससे निकालें। अब उसका क्या तरीक़ेकार है ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि उन लोगों के साथ आपने बैठना है, वाकई उनको लेके आना है, क्योंकि वो कोई मुल्क में इंतशार पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं और इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो आप समझते हैं कि नरमी के साथ ही सिर्फ आगे चला जा सकता है, बावजूद इसके कि वो मानने को तैयार नहीं और उनका माजी भी आपके सामने है? देखें ना, सख्ती की तो गुंजाइश कोई नहीं है। सख्ती पार्लियामेंट जो है अपना आजादाना काम करे, अपने फैसले करे, बस इन्होंने जो अपोजिशन करनी है शोर मचाते रहे। इनका सेनेट के आज इजलास में भी इसी तरह से इलेक्शन में शोर मचाते रहे, अब क्या कर सकते हैं। अब उस पर सख्ती क्या करनी है, हम तो इस बात के कायल नहीं है कि इन पे सख्ती करें, सख्ती के हम तो कायल नहीं है। हम बात यह है कि हम अपना काम, हमसे मुराद ये है कि पार्लियामेंट अपना काम चलाए, मुल्क को चलाए। इनकी आवाज में कोई असर है नहीं है, वजन है नहीं है, अगले इलेक्शन में आवाम इनको लाती है तो आए देखें मुल्क को क्या संभालते हैं ये। हमें तो काम करने दें, वेरी राइट, हमें तो काम करने दें। बिल्कुल ठीक। हाफिज हसन गोगर साहब, आप क्योंकि कानूनदान हैं, पाकिस्तान में कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर फांसी की सज़ा मिल सकती है। उसमें है कि अगर आप रेल की पटरी को नुकसान पहुंचाएं तो उस पर भी कैपिटल मैं ये नहीं कह रहा किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, लेकिन जो मुल्क की इकोनॉमी को डीरेल करने की कोशिश करे, जो ये IMF को खत लिखे कि जी अगर आप इसको मशरूत कर दें इलेक्शन धांधली की तहकीकात के साथ, पाकिस्तान को जो भी आपने लोन देना है, या इससे पहले उसके साबोटाज करने की कोशिश करे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम का इजरा, जिसके तहत तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स और छोटे दुकानदारों को 30 अप्रैल 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। FBR की टैक्स आसान ऐप, FBR पोर्टल या टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाएं और एडवांस टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत, जबकि माली साल 2023 के नॉन फाइलर्स रिटर्न फाइल करने पर एडवांस टैक्स की माहाना अदायगी पर 25% मजीद रियायत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 है, जिसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182 के तहत जुर्माना आयद किया जाएगा। तो आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, मुल्क की तामीर और तरक्की में FBR का साथ निभाएं। FBR। अपने एक्शन, अपनी पॉलिसी से पाकिस्तान के लिए बहुत से ऐसे फैसले करे जो उसके नुकसान में हैं। सो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या आप ये समझ लेंगे कि क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, वो अब हुकूमत में नहीं है, तो दैट इज़ एनफ? फिर भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग आएंगे, डायलॉग करेंगे, मुल्क की खातिर आपके साथ बैठने को तैयार हो जाएंगे? मतलब ये किस किस्म की खामख्याली है? अगर जेन्युइनली देखा जाए तो जो PTI का मसला है वो पर्सनैलिटीज़ का मसला है, वो डायलॉग का इशू नहीं है। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं बैठना चाहते, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बैठना चाहते, वो आसिफ जरदारी साहब के साथ नहीं बैठना चाहते, और इसी तरह जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स JUI के साथ नहीं बैठना चाहते, ANP के साथ नहीं बैठना चाहते, तो फिर किसके साथ बैठेंगे वो? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जो पर्सनैलिटी का एक इशू बना हुआ है और उसके अंदर जो एक चीज़ सामने आई है कि हम ही हर मामले के अंदर ठीक हैं, ये सारे गलत हैं, वो एक ऐसा नैरेटिव है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत दूर लेके चला जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी भी बात की जा रही है ना, उसके अंदर ये है
कि आप अपनी परफॉर्मेंस जो है गवर्नमेंट अब उसके ऊपर वो सेंट्रिक करे, चूंकि वो परफॉर्मेंस ही आपका पब्लिक परसेप्शन भी बेहतर करेगी सही। और वो जो नैरेटिव बनता है उसको भी बेहतर। देखिए ना, नंबर 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। नंबर 1 ये है कि हम नए इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नंबर 2 ये है कि अगर आपने इलेक्शन रिजल्ट्स को चेंज भी करना है तो वो आपको थ्रू इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की पिटीशंस के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 3 इस चीज के अंदर ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट आई हुई है, इसके अंदर जो है बज़ाहिर किसी भी प्रोविंस के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का चांस ही नहीं है। नंबर 4 जो है कि इस वक्त जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, इसके साथ ये पूरे जो भी एक सेटअप बना हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी जो आपका एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था, जो एक लूज स्ट्रक्चर के अंदर आप डिलीवर नहीं कर सकते थे, वो आपको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दिया और आपको SIFC बना दी, जिसके अंदर आपने चीफ मिनिस्टर्स को। अब आप देखें ना कि अगर SIFC ना होती तो क्या जो KPK के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उस मीटिंग के अंदर आते या प्राइम मिनिस्टर के पास आते? चूंकि हमारी तो जो हिस्ट्री है वो बड़ी इस चीज के अंदर ये है कि हम सिर्फ पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए जाते हैं, उसके पीछे मुल्क का या सूबे का इंटरेस्ट क्या है उस पर हम नहीं देखते उस चीज के अंदर। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर उन्होंने फोरम प्रोवाइड कर दिया है जिसके अंदर आपकी इकोनॉमी भी है, आपकी IT भी है, आपकी एग्रीकल्चर भी है, उसके बाद आपका माइंस एंड मिनरल्स भी है, फिर आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आपकी प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है, फिर आपके सिक यूनिट्स की रिहेबिलिटेशंस है। अभी देखें ना कि कल प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे तो उन्होंने कहा यार जो $5 अरब है उसको तो आप एक्सपेडाइट करें ना, कि उसको आप लगाएं किसी तरीके से, आप अपना काम करें। और फिर साथ उन्होंने कहा है कि हम $21 बिलियन और देते हैं जिसमें $14 बिलियन का आपकी रिफाइनरी है। तो अब गवर्नमेंट को जो है मेरा ख्याल ये है कि टीवी पे आके जितने भी इनके स्पोक्स पर्सन हो वो सिर्फ और सिर्फ इस डायलॉग या इस इशू से कोई 1-2 मिनट क्रिटिसिज्म करें, उसके बाद अपनी पॉलिसीज के बारे में बताएं ताकि लोगों के अंदर एक जो है ना सेंस ऑफ रिलीफ आए कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट का ये स्टेप है। एक हद भी होती है ना खोकर साहब के आपने एहतजाज किया, आपने कहा जी कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया, ठीक है, अब क्या 5 साल हम यही गर्दान सुनते रहेंगे? आप मुतालिका फोरम पे जाना नहीं चाहते, नहीं, आप पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के बारे एहतजाज का फैसला कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ईद के बाद जो है पूरे मुल्क गिर एहतजाज हुआ करेंगे, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं तो रोके ना। देखें बात यह है कि आप देखें कि जब 2013 के इलेक्शन आए थे तो उस वक्त भी ये धरने थे ना, तो अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक ऑनरेबल आदमी है, पिछले 8-10 चीफ जस्टिस जो आए हैं, उन्होंने उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स दी और फाइंडिंग्स करके उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों को आप बेहतर कर लें, लेकिन किसी जगह भी ऑर्गेनाइज रिगिंग का आपका नहीं है। देखिए अगर आप इस मुल्क के अंदर रहते हैं या आप इस मुल्क के एज ए प्राइम मिनिस्टर हैं या एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है या आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो किसी न किसी जगह आपको सेंसिबल बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके मुल्क के अंदर अनार्की आएगी और वो जो अनार्की है वो मेरा ख्याल है न उनके मफाद में है, न पाकिस्तान के मफाद में है, न किसी पोलिटिकल पार्टी के मफाद में है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के आम आदमी के मफाद में नहीं है। अब आप ये देखें ना कि आपका इन्फ्लेशन देख लें, आपकी प्राइस देख लें, आपकी उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लें, कितने लोग इस मुल्क के अंदर जा रहे हैं, फिर लोगों को खाना नहीं मिल रहा, हेल्थ फैसिलिटी बहुत सारे। मैं ये समझता हूं कि जो भी इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर पार्टीज हैं जब भी ये आया करें, ये इस पॉलिटिकल नैरेटिव से निकल के इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक नैरेटिव, गवर्नेंस नैरेटिव